अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ बादशाही आशुर खाने में, जिसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वही सुल्तान हैं जिन्होंने मक्का मस्जिद, हैदराबाद और चार मीनार का निर्माण कराया था, जिन्होंने हैदराबाद को बसाया था। इसी के साथ दोस्तों, आशुर खाने को जो आप देख रहे हैं, जब इसे फ़तह किया था औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने, और आखिरी सुल्तान थे हसन कुतुब शाह, तो उनको कैद किया था उन्होंने दौलताबाग में, और इस जगह पर आशुर खाने को तोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त में वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, सूफ़ीज़म और शियाइज़म को वो नहीं समझते थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने शियाइज़म को भी काफ़ी इज़्ज़त दी, और सूफ़ियों के तो वो दीवाने हो गए थे। ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वो रूहानी मुर्शिद मुरीद बन गए थे, और वहीं पर उनको दफनाया भी गया उनके आखिरी विल के हिसाब से। और इस बादशाही आशुर खाने को फिर उन्होंने अस्तबल बना दिया था फ़तह करने के बाद में। और फिर आने वाले वक्त में उन्हीं की जो आने वाली नस्लें थी, इस आशुर खाने का दोबारा से निर्माण कराया था, और इसे बहुत अच्छी स्थिति में वापस लाकर रखा गया था। अभी आशुर खाने पे ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, उस वक्त की डिज़ाइनों की नकल है, और उसी अंदाज़ के अंदर जो कलर किया गया है जब आशुर खाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो पाँचवें कुतुब शाही गोलकोंडा सल्तनत के सुल्तान थे, और गोलकोंडा से जिन्होंने अपनी राजधानी हैदराबाद शिफ्ट की थी। गोलकोंडा से हैदराबाद लगभग सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी वो हैदराबाद का ही हिस्सा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद में। दोस्तों, ये सामने की तरफ जो है ये मिंबर है, इस्तेमाल होता है मजलिस के लिए, तरबियत के लिए, और मुहर्रम के 10 दिन जब रहते हैं फर्स्ट और 10 तक, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और देख सकते हो, इस आशुर खाने में आपको गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ भी दिखाई दे रही है, और इमाम हुसैन की दरगाह शरीफ भी दिखाई दे रही है। आपको इमाम हुसैन का रोज़ा भी दिखेगा, और यहाँ पर आपको जो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मुबारक दिखेगा। तो ये है बादशाही आशुर खाना, और जो हैदराबाद के फिर निज़ाम रहे मुग़लों के अंडर में ही थे, मुग़ल बादशाहों के अंडर में ही बादशाही इस आशुर खाने का दोबारा से रेस्टोरेशन किया गया था। और अंदर की तरफ बहुत सारी पुरानी जो लकड़ी की इमारतें और ये जो मकामात हैं आज भी वैसे ही हैं। सामने की तरफ एक मिंबर है आशुर खाने का, और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये ऊपर लकड़ी के पिलर्स हैं, और इसके ऊपर ये पूरा जो छत है ये भी लकड़ी का ही है। और साथ ही एक चीज़, ये जो हसन कुतुब शाह आखिरी सुल्तान थे, वो भी सूफियान कराम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। हज़रत राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि गुलबर्गा शरीफ में बुज़ुर्ग हैं, हज़रत गौसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, और गौसुदराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया था बहमनी सल्तनत फ़िरोज़ शाह बहमनी ने। वो बहुत ही ज़्यादा सूफ़ियों के चाहने वाले थे। बहमनी लोग ब्राह्मण थे, और उन्होंने इस्लाम को कबूल करके दक्कन में दिल्ली से अलग होकर एक नई सल्तनत की शुरुआत की थी। इसी के साथ में जो आप हसन कुतुब शाह रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले थे, और उनको खुलदाबाद में ही उनके मज़ार के करीब मदफन किया गया था, दफनाया गया था। और ऐसे ही फिर औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा चाहने वाले हो गए थे बुज़ुर्गों के, तो उन्हें ज़ैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के यहाँ पर दफनाया गया था। और दूसरी एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो निज़ाम हैदराबाद थे फ़र्स्ट आसिफ़ जहाँ, वो भी बुज़ुर्ग सूफ़ियों के चाहने वाले थे, तो उनको भी खुलदाबाद में ही हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के यहाँ पर दफनाया गया था। तो ये जो बादशाही आशुर खाना है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। जो सुल्तान कुली कुतुब शाह से लेकर और भी बहुत सारे सुल्तानों का वक्त देखा, और स्पेशली जो निज़ाम शाही शुरू हुई थी, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर मुग़लों के वक्त के एक जनरल थे, और उन्होंने अपनी एक सल्तनत यहाँ शुरू की थी जिसे निज़ाम शाही के नाम से जाना जाता है। तो निज़ाम शाही सल्तनत में बहुत ज़्यादा आशुर खाने का एक मकाम रहता था। खाने का अंदर से हम जब देखें तो यहाँ गोल्डन कलर के पुराने यहाँ इस तरह के
एक बाउंड्री बनी हुई है और अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ एक मजलिस के लिए इंतज़ाम है। यहाँ इमाम हुसैन का एक रोज़े का एक डमी बना हुआ है और ये डिज़ाइंस इस तरह के सुंदर से बने हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है बादशाही आशुर खाना। और कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि औरंगज़ेब ने जब यहाँ पर अस्तबल बनाया था तो उन्होंने ही यहाँ पर वापस से माफ़ी मांगकर निर्माण किया था। तो दो थियरी है कि एक थियरी कि उनके आने वाले वंशजों ने इसे दोबारा से निर्माण कराया था और दूसरी थियरी ये कहती है कि औरंगज़ेब ख़ुद यहाँ उन्होंने हुक्म दिया था कि जो आशुर खाना है उसका निर्माण वापस से सही तरीके से कराया जाए। और ये साइड वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर महिलाएं बैठकर यहाँ पर मजलिस का हिस्सा बन सकती हैं और इमाम हुसैन के बारे में, उनकी हयात के बारे में, ज़िंदगी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। बाहर की तरफ से अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जैसे कि अभी मैं हैदराबाद में हूँ और गोलकोंडा सल्तनत के वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखिएगा सारे वीडियो। गोलकोंडा सल्तनत पर मैंने कुतुब शाही जो मकबरे हैं उन पर वीडियो बनाया है, गोलकोंडा किले का बनाया है, मक्का मस्जिद का बनाया है, निज़ाम हैदराबाद का जो पैलेस है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल होगी और मोटिवेशन भी हासिल होगा। स्पेशली स्टूडेंट्स को ज़रूर मेरे वीडियो शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल है और नेशनलिस्ट है, कौम परस्त है, उनके अंदर जज्बा आएगा अपनी कौम के लिए मेहनत करने का। दोस्तों, कौम से ही हमारी ज़ात बनी होती है। आज इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, कभी मुस्लिम्स की जो वुमेन्स हैं उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो कभी मॉब लिंचिंग, कभी वक्फ बोर्ड है, तो कभी बाबरी मस्जिद है, ऐसे या मस्जिदों की डिस्ट्रक्शन है या मकबरों के या मज़ारों के डिस्ट्रक्शन है, मुस्लिमों को बैकवर्ड बनाने की कोशिश है। तो इन वीडियो से उन्हें हिस्टोरिकल नॉलेज होगा और दूसरा एक ये चीज़ है कि उनके अंदर एक जज्बा होगा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने का, शासन और प्रशासन का हिस्सा बनने का, ताकि हमारे जिस तरह से नाइंसाफ़ी, अत्याचार और भेदभाव मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, अगर मुस्लिम्स प्रशासन का हिस्सा बनेंगे, शासन का हिस्सा बनेंगे तो काफ़ी दूर तक जाएंगे। एक बहुत काबिल जनरल रहे हैं मलिक अंबर अहमद नगर सल्तनत के, वो ग़ुलाम थे। उन्होंने कई बार मुस्लिम्स के अलग अलग सल्तनत के लोगों को कहा कि मेरे पास अपने बच्चों को पहुंचाइए, मैं उन्हें ट्रेन करता हूं, वॉरफेयर क्या होता है मैं सिखाता हूं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गुरूर और एक घमंड था कि ये ग़ुलाम क्या सिखाएगा। और आगे जाकर जो मराठावाड़ा के जो मराठे थे उन लोगों ने उस चीज़ को समझा और उनसे सीखा और आगे जाकर वो काफ़ी हद तक नॉर्थ इंडिया के अंदर सक्सेसफुल रहे। ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा वक्त नहीं टिक पाए क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा था। कलमे पढ़ने वाले बहमनी सल्तनत के जो लोग थे उन्होंने कलमा तौहीद पढ़ा, ब्राह्मणों ने, तो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी से नवाजा। अहमद नगर के ब्राह्मणों ने, जो सुल्तान थे अहमद निज़ाम शाह, उन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी से नवाजा। ऐसी बराज सल्तनत के इमादुल मुल्क ने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी से नवाजा और सल्तनत दी। तो दोस्तों यही चीज़ है। इवन जो अफ़गान पठान गौरी थे तो अल्लाह ने उन्हें भी सल्तनत से नवाजा। हमारे देश के बहुत सारे शूद्र ऐसे हैं जिनको इज़्ज़त मैसर नहीं है ब्राह्मण वैदिक धर्म में, तो सच्चा धर्म उन तक पहुंच पाए, सच्चे खुदा को वो जान पाए दोस्तों। तो इसलिए मेरे ऐसी वीडियोस को अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उनके अंदर कौम परस्ती आए, वो सीख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का, प्रशासन का, मतलब कि हुकूमत का, निज़ामत का, अदालत का, हिफाजत का, सहाफ़त का हिस्सा बन पाए हमारे बच्चे। और ताकि हमारे जो दूसरे मुस्लिम हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, घर बार नहीं है, उन सबको ये सब चीज़ें मिल पाएँ और एक कौम परस्त ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो पाए। सभी कौमों के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ कौम के लिए जिए। हमारे यहाँ पर कौम परस्त ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर कोई वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ भी पैसों के लिए ही काम करने वाले हैं। अगर उनके पैसे रोक दिए जाएँ तो वो काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही जो हमारे यहाँ के शिक्षा के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कौम परस्त इंस्टीट्यूशन नहीं। अगर वहाँ फ़ीस नहीं दी जाए तो वो पढ़ाएंगे नहीं। इसी के अलावा जो पढ़ाने वाले उनको सैलरी नहीं दी जाए तो वो पढ़ाएंगे नहीं। और क्योंकि उसके पीछे उनका परिवार है, वो परिवारवाद होने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक दूसरे को अपने अपने लेवल पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, लूटा जाता है। सिर्फ
परिवार के नाम पर। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर फैमिली लेस होना चाहिए, जैसे दूसरी कौमों के अंदर है कि वो सिर्फ एक ही मिशन लेकर चलते हैं कि उनकी कौम आगे आए, उनकी कौम आगे बढ़े। तो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और कोई तो ऐसा बच्चा या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके जहन में आए कि हाँ हमें कौम के लिए कुछ करना है। अब ज़रूर ये आपको डर होगा कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा ना हो कि ये वीडियो शेयर करूँगा तो ऐसा ना हो कि मेरे ही बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाए। दोस्तों अल्लाह को जिससे काम लेना है वो काम लेता ही है, आप किसी को भी रोक दें। जो गौतम बुद्ध थे उनके वालिद ने उन्हें बहुत रोका था कि उनको सारी आसाइशें दी थी, लेकिन उसके बावजूद वो फ़कीर बने और दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने के लिए निकल गए थे। तो अच्छा, आपको नेकी करने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी से लेकर जितने भी नवाब अंग्रेज़ों तक हुए उन सब की मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुल्तानों की और सूफिया बुज़ुर्गों से उनकी हिस्ट्री को कनेक्ट करके बता रहा हूँ। और प्रेजेंट डे के अंदर जो ज़रूरत है मुस्लिम्स को तैयार होने के लिए, पास्ट से सीखकर, इतिहास से, माजी से सीखकर, तारीख़ से सीखकर, तो वो सारी बातें मैं हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे जाकर बता रहा हूँ ताकि मेमोरी में भी वो बातें यादें रहें। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो शब्दों में नहीं, अल्फाजों में नहीं, पिक्चर्स में देखती है, तस्वीरों में देखती है और याद करती है। तो इसीलिए मैं इन सभी जगह पर जाकर ये वीडियोज़ बनाकर शेयर भी आपको बता भी रहा हूँ, हिस्ट्री भी बता रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में मैं बाहर की कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और बाहर जो बादशाही ये जो आप सामने की तरफ बर्ड देख रहे हैं, इसी बर्ड नुमा बहुत सारे एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया है कुतुब शाही सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स के अंदर। और कुतुब शाही जो सल्तनत के स्पेशली जो सुल्तान रहे हैं वो ईरान से थे और शिया डायनेस्टी से थे। एकमात्र हिंदुस्तान की मजबूत और पावरफुल शिया डायनेस्टी हुआ करती थी। और यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और कुछ हिस्सों में रेस्टोरेशन का काम है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से और जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी किसी तरह का इस बादशाही जो आशुरखाना है उस पर नहीं हुआ है। कुछ हिस्से हो सकता है कि निज़ाम के वक्त के यहाँ पर हैं और थोड़े बहुत ठीक हालत के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है आशुर खाने की कि यहाँ पर आज स्थानीय निवासी आते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ की स्थिति ठीक है, लेकिन ज़रूरी यह है कि गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाए। स्पेशली यहाँ पर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुस्लिम से वो थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और एजुकेशनली भी हैं और पॉलिटिकली भी हैं। लेकिन अगर वो इस तरफ प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे तो आशुर खाने की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़ दोस्तों की जैसे कि कुतुब शाही सल्तनत जो है वो एक शिया डायनेस्टी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तान के स्पेशली दक्कन के जो लोग थे उनको साथ लेकर चले। तेलुगु भाषा को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। उर्दू ज़बान आगे जाकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही डेवलप हुई थी। और आज भी जो साउथ के अंदर अगर लोग उर्दू बोलते, उर्दू को बहुत सारे उर्दू के नाम है, उसे हिंदी या हिंदवी या दक्कनी या उर्दू भी कहा जाता है। जनरली उर्दू का एक अजीब सा एक दूसरा वर्जन बनाने के लिए जो उर्दू को संस्कृत के जो लिपि है, वर्ड्स हैं, फ़ॉन्ट हैं, उसके अंदर लिखा जाने लगा और उसे सिर्फ हिंदी नाम दे दिया और उसमें संस्कृत के भाषा के वर्ड्स भी इस्तेमाल करने लग गए लिपि के तौर पर। और इस तरह से जो उर्दू ज़बान अरब से जो पर्शियन मुस्लिम थे या अफ़गान मुस्लिम थे या फिर हिंदुस्तानी मुस्लिम थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था, जो सिंधी मुसलमान थे, उसके ख़िलाफ़ एक नया वर्जन संस्कृत लिपि, देवनागरी लिपि के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुतुब शाही सल्तनत के जो बादशाह थे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। उनके टाइम में जो लोकल यहाँ पर ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय या फिर वैश्य, इवन शूद्रों को भी वो एक्सेप्ट करते थे और उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ के लोगों के लिए काम किया। लेकिन उसके बाद में जब
औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ पर हसन कुतुब शाह जो सुल्तान थे यहाँ पर हमला किया मुग़ल सूबा बनाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद ही सारी कहानी बदल गई। सबसे बड़ी गलती ही मुग़लों की ये थी कि वो दक्कन में आए। दक्कन की अच्छी खासी मज़बूत सल्तनतें थी, अहमदनगर थी, बीजापुर थी, गोलकोंडा थी। इन सल्तनतों को कमज़ोर करने के बाद अपने कमज़ोर जनरल्स यहाँ पर बिठा दिए और फिर दक्कन के अंदर इतना टाइम दे दिया कि दिल्ली पूरा कमज़ोर पड़ गया और दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे अय्याश उनकी मेहनत उनकी थी और वहाँ बहुत सारे अय्याश तैयार हो गए, कमज़ोर भी तैयार हो गए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो दिल्ली भी हाथ से चला गया। मुस्लिम जो देश के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते थे, हिंदुस्तान को ब्राह्मणवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद से बचा सकते थे। आज देश के अंदर शूद्रों की हालत यह है कि मानसिक तौर से ग़ुलाम हो गए। पहले उन्हें मार पीट के ग़ुलाम बनाया गया था, अब मानसिक तौर से उनको ग़ुलाम बना दिया गया है कि शूद्र लोगों को पहले मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था जो वैदिक देवी देवताओं के, लेकिन अब वो वैदिक देवी देवताओं का उनको वर्शिप की इजाज़त दी गई और उनको मानसिक तौर पर ही, धार्मिक तौर पे, पूजा पाठ के तौर पर ग़ुलाम बना लिया गया। अब वो अपने आप को शुद्ध और हिंदू वर्ड जो है वो एक भौगोलिक शब्द है, एक जोग्राफिकल शब्द है, कोई धार्मिक शब्द नहीं है। स्पेशली अरब और पर्शियंस का दिया हुआ है, ईरानियों का दिया हुआ है। लेकिन आर्य धर्म के लोगों ने, जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, वैदिक धर्म के लोग हैं, उन वेदियों ने ही अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इसके ज़रिए से जो शूद्र हैं उनको भी हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया और उनको फिर से इस वर्ड के ज़रिए से एक मानसिक ग़ुलाम बना लिया। लेकिन कुतुब शाही लोगों ने सभी को बराबर इज़्ज़त दी, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। और इसी तरह से उसके बाद में जब औरंगज़ेब आलमगीर दक्कन में आए और अपने यहाँ जनरल्स बिठाए तो एक फ़ायदा ये हुआ कि एक मलिक अंबर बहुत मज़बूत जनरल हुआ करते थे और उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग के अंदर मराठे जो थे, स्पेशली वो ब्राह्मण तो नहीं थे और ना ही क्षत्रिय थे। वो अपने आप को ज़रूर अब क्षत्रिय बोलने लग गए, लेकिन वो शूद्रों के अंदर ही कुछ इतिहासकारों का मानना है और वैश्य, लेकिन अब वो अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। बहरहाल वो लोग ट्रेंड हुए मलिक अंबर के ज़रिए और जब इस तरह के कमज़ोर यहाँ पर जनरल बिठा दिए थे औरंगज़ेब आलमगीर ने, तो इसका फ़ायदा उन्हें मिला। एक वैक्यूम तैयार हो गया था। जब सही हुकूमत नहीं होती है, कमज़ोर होती है और कमज़ोर होने के बाद स्ट्रिक्ट और रिजिड होती है, तो एक वैक्यूम तैयार हो जाता है। लोग रिवोल्ट करते हैं, कमज़ोर लोग ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो उनके हक़ की बात करे, उनके अधिकारों की बात करे। तो मराठे जो थे उन्होंने मराठी भाषा को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दी और उसी के ज़रिए से शिवाजी एक लूट करने वाले व्यक्ति से, एक ज़मींदार से, फिर उसके बाद अपने आप को एक वो राज्य तक की उपाधि तक पहुँचे। यही चीज़ है कि लोगों के लिए काम करते हुए अगर सोचने लगे तो आगे लोगों का साथ मिलता है और नई सल्तनतें बनती है और आगे जाके मराठा एक सल्तनत बनी और वही बहुत बड़ा एक रीज़न भी हुआ था मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर करने का। वैसे मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर करने में सिखों का भी हाथ था और राजपूतों का भी हाथ था और नवाबों का भी हाथ था और इसी के साथ उन्हीं की अय्याशी, उन्हीं की कमज़ोरी और उन्हीं के अपग्रेड नहीं होने की वजह से भी था, उन्हीं के रिजिड होने की वजह भी था और कहीं ना कहीं वो जो यूरोपियंस की इसके अंदर चालसाजी भी थी। तो ये सारे रीज़न्स की वजह से ये सल्तनत ख़त्म हुई, जिसके अंदर औरंगज़ेब आलमगीर ने इस जगह को अस्तबल बना दिया था। शिया और सूफ़ियों के एक तरह से वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे उनके ख़िलाफ़, लेकिन आगे जाकर फिर वो काफ़ी नरम पड़े और ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वो रूहानी मुरीद बने और उन्हीं का अहमदनगर में इंतकाल होने के बाद उन्हें खुल्दाबाद में उनके कदमों में ही दफनाया गया। बहरहाल जो हुआ जैसा हुआ, आज प्रेजेंट डे में हम खड़े हैं। अभी हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हुकूमत हो, इल्म निज़ामत हो, अदालत हो, हिफाजत हो, सहाफ़त हो, ये सभी का इल्म वो हासिल करें, शासन का, प्रशासन का, न्यायपालिका का और इसी के साथ सुरक्षा का, इन सभी चीज़ की तरफ जाएंगे। और जब जाने के साथ एक कौम परस्ती का जज्बा हो कि हमारे जो कौम के अंदर बेरोज़गार लोग हैं, जिनके पास घर बार नहीं है, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, कोई बीमार है जिसके पास तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, इलाज नहीं है, ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए। तो दोस्तों मैं मोहम्मद गोरी से लेके बार बार बताता हूँ कि नवाब तक जो बहुत बेहतर हुआ और जो बेहतर नहीं हुआ और उनके मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं, क्या हैं, ये
सारी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इस व्लॉग में इतना ही। एज़ आई टेल यू इन माई ओल्ड वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स की प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी उम्मीद के साथ में मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और वीडियो को अगेन मैं आपसे कहता हूं कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।